हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर। सुधांशु और विप्ल रसिया के लिए निकल चुके थे। वहीं पूरा दिन गुजर चुका था। जब ऋतिक प्रकृति के वार्ड में आया तो पाया प्रकृति पालने में सो रहे बच्चे को देख रही थी, जिसे देखते हुए ऋतिक प्रकृति के पास आकर दोनों सो गए। ऋतिक की आवाज़ सुनकर प्रकृति जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोल, अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहो। ये देखकर ऋतिक अपना सिर हिला। ओके, इतना कहकर वो सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना टैब निकाल कर काम करने लगा। जब उसे किसी की नज़र खुद पर महसूस हुई, उस नज़र वो महसूस कर ऋतिक सर उठाकर सामने देखा तो पाया प्राकृतिक अपने निचले होठों को बाइट करते हुए उसे देख रही थी, जिसे देख ऋतिक सख्त आवाज़ में बोला, स्टॉप डूइंग दिस प्रकृति। जिसे सुनकर प्रकृति चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन मैंने क्या किया? अपने होठों को काट रही हो क्यों? ऋतिक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में प्रकृति जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं तो मैं कहाँ काट रही हूँ? तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे देखने में दिक्कत जा रही है, इसलिए मैं कुछ भी देख रहा हूँ? ऋतिक ने हाथ बांधते हुए पूछा, जिस पर प्रकृति अपना सर नहीं में हिला दी और ऋतिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो ऋतिक सोफे से उठकर प्रकृति के पास आकर उसके गाल पर हाथ रख, अजीब लग रहा है। ऋतिक के बात पर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, हाँ किस लिए? ऋतिक ने पूछा। जिस पर प्रकृति अपने हाथ को मलने लगी तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़ते हुए, तुम नर्वस हो, लेकिन क्यों? ऋतिक के सवाल पर प्रकृति अपने आंखें कसकर बंद कर बोली, कैन यू शक माई ब्रेस्टेस? यह कहते हुए प्रकृति का चेहरा पूरा लाल हो गया था, जिसे देखते हुए ऋतिक थोड़ा सोच कर बोला, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है मैं ठंडा नशा करके आई हूँ? आई इडियट, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। प्रकृति ने चिढ़, जिसे देखकर ऋतिक अपना सर हिला वार्ड के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर प्रकृति के पास आ गया। तो प्रकृति जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी मान गए? जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को अजीब नजरों से देखने और देखते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? यह सुनकर प्रकृति ऋतिक को घूर कर बोली, तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे करने के लिए भी कह रही हो और मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो कि मैं इतनी जल्दी मान गया? ऋतिक ने उसके सामने खड़े होते हुए पूछा, जिसे सुनकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए, हाँ, क्योंकि ऐसे तो तुम सवाल पूछते हो ना कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, और इस बार कुछ नहीं पूछ रहे हो और डायरेक्ट मान गए। प्रकृति की बात पर ऋतिक अपना सर हिलाते हुए उसके पास आकर उसके हाथों को दूर करते हुए बोला, मैं बहरा नहीं हूँ। ये सुन प्रकृति बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए, मतलब आलिया ने तुमसे कहा है ना? ऋतिक ने प्रकृति के गाउन के बटन को खोलते हुए, जिसे सुनकर प्रकृति कुछ भी नहीं कह पाई। तो ऋतिक प्रकृति के क्लीवेज को देखते हुए बोला, एक्चुअली आई डोंट लाइक मिल्क एट ऑल। ये सुन प्रकृति ऋतिक के हाथ को खुद से दूर करते हुए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं अकेले कर लूँगी। प्रकृति की बात पर ऋतिक अपना सर नहीं में हिलाते उसके हाथ को पकड़ नीचे कर उसके ब्रेस्ट को सलाते हुए शक करने लगा। प्रकृति के पकड़ अपने बेडशीट पर मजबूत हो गई। करीब 2 मिनट बाद ऋतिक प्रकृति की तरफ नजरें उठाकर देखते हुए धीरे से बोला, नहीं हो रहा। जिसे सुन प्रकृति, जिसने आंखें बंद रखा खोल कर ऋतिक को देख, तो करते रहो न, रुक क्यों गए? प्रकृति की बात पर ऋतिक अपना एक हाथ प्रकृति के गले में डाल उसके गले को सहलाते उसके सर को नीचे लाकर उसके होठों पर किस कर लिया। जब प्रकृति को अपने मुंह में दूध का स्वाद आने लगा, जिसे महसूस कर प्रकृति आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने ब्रेस्ट की तरफ देखा, जहां से दूध लीक हो रहा था। जिसे देखकर प्रकृति खुश हो गई, ऋतिक के गाल पर किस कर, तुम बड़े समझदार हो। इतना कहकर प्रकृति अपने सीने को टिश्यू पेपर से साफ करने लगी तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, स्टॉप इट। जिसे देख प्रकृति असमंजस भरी आंखों से ऋतिक को देखते हुए, क्या हो तो गया ना, क्लीन करने दो मुझे। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सर नहीं में हिला प्रकृति के हाथ को नीचे करते हुए बोले, नो आई लाइक दिस मिल्क। ऋतिक के बाद प्रकृति अपने दांत पीसते, अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है ना, मैं सिर्फ मेरी मदद करने के लिए कहा। हाँ, तो मदद के बाद रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना, लेकिन तुम तो मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे चलता कर रही हो। ऋतिक अपनी आंखें चढ़ाते हुए जिसे देखकर प्रकृति अपने दांत पीसते हुए, घटिया आदमी, ठरकी कहीं का। प्रकृति के गाली को इग्नोर करते हुए ऋतिक उसके होठों पर उंगली रखकर, शट अप, और जो मैं कह रहा हूँ मुझे करने दो। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति के गले पर किस करने लगा तो प्रकृति अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, 1 महीना हम दोनों का इंटीमेट नहीं होना है। प्रकृति के बाद ऋतिक कुछ कहता उससे पहले उन दोनों को किसी की आवाज़ आई। जब उन दोनों ने पालने की तरफ देखा, जो उनका बेबी बॉय उन दोनों को अपनी ब्राउन आंखों से देख रहा था और वही आवाज़ निकाल रहा था। जिसे देखकर प्रकृति ऋतिक को खुद से दूर करते हुए बोली, देखो बेबी देख रहा है।
ऋतिक प्रकृति के पास उनके पालने के पास आकर अपने बेटे को गोद में उठाते हुए बोला, मॉम डैड की जासूसी कर रहे हो। ऋतिक के बाद सुन बेबी उसकी तरफ अनजान आंखों से देखने लगा और प्रकृति की तरफ देखते हुए अपना छोटा सा हाथ उठाने लगा तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़कर बोला, आई एम योर डैड, डोंट इग्नोर मी। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति अपने गाउन को ठीक करते हुए बोली, तभी पहचानिएगा ना जब उसके साथ रहोगे, तुम्हें तो अपनी बेबी गर्ल से फुर्सत नहीं है। प्रकृति की शिकायत को सुन ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए, इससे फीड मैं करवाता हूँ, इसका पोटी हर एक चीज़ में साफ करता हूँ और ये मुझे नहीं पहचानता। ऋतिक की थोड़ी सी तेज आवाज़ को सुन बेबी रोना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ऋतिक उसे कंट्रोल करते हुए बोला, हे स्टॉप क्राइंग। ये कहते हुए ऋतिक बच्चे को बालकनी की तरफ ले जाते हुए प्रकृति से बोला, तुम सो जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा। जिसे सुन प्रकृति बोली, अगर उसे भूख लगे तो मैं मुझे उठा देना। प्रकृति के बाद पर ऋतिक अपना सिर हिला दिया और बेबी को लेकर बालकनी में आ गया, जहाँ पर ऋतिक उसके पैर को धीरे धीरे मल रहा था, जिस कारण उसने रोना बंद कर दिया था। ऋतिक धीरे धीरे बच्चे के पैर को सहलाते हुए, थैंक्स बॉस, चलो कुछ तो फायदा होगा पहले आपके बाप बनने का। ये कहते हुए ऋतिक चांद की तरफ देखने लगा और सर झुकाकर बच्चे को देखने लगा। जब उसकी नज़र उसकी आंखों पर गई तब वो उसकी आंखों पर चूमते हुए बोला, तुम्हारी आइज़ बिल्कुल प्रतीक जैसी है। ऋतिक के चूमने पर बेबी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से खोल ऋतिक को देखने लगी, जिसे देखते हुए ऋतिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शारंग विला में रात का वक्त शोभित बिना अदिति को बताए पिछले एक हफ्ते से बिजनेस ट्रिप पर था। जब वो देर रात घर पहुंचा और कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर आया तो पाया अदिति नेकेड सो रही थी। उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखे थे, जिसे देखकर शोभित भी भौएं तन गई और वो अदिति के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, कोकुन। अदिति शोभित के हाथ को पकड़ने पर एकदम से उठकर शोभित को देखकर उसके कमर पर अपनी बाहें डालते हुए नींद में बोले, आप कहाँ चले गए थे। जिसे देखकर शोभित अदिति के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, एक ऐसे सोई हो तुम, कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे। अदिति शोभित की बात पर नींद में मुंह बनाते हुए, एसी चालू हुए फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए निकाल दिया। शॉर्ट्स तो पहने हैं ना मैंने, और इतनी रात को कौन आएगा मेरे कमरे में। ये कहते हुए अदिति बिस्तर पर गिरने लगी तो शोभित उसके कंधे से पकड़ते हुए, और अगर कोई आ जाता तो। जिसे इग्नोर कर अदिति एकदम से आंखें खोलकर शोभित को बिस्तर पर खींचते हुए सुला दी और उसके ऊपर आकर लेटते हुए बोली, यार अब चिल्लाते क्यों रहते हो मुर्गे जैसे, बिल्कुल मुर्गा लगते हो आप। अदिति की बात को सुनते हुए शोभित उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए, अदिति आंखें खोलो। शोभित के कमर को कसकर पकड़ने पर अदिति आंखें खोल शोभित को घूरने लगी तो शोभित उसके कमर को छोड़ते हुए बोला, तुम कपड़े पहने पहले। शोभित की बात में अदिति अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, एक तो आधी रात को आकर मेरा नींद खराब कर रहे हो और ये करो वो करो भी कह रहे हो, खुद कर लो ना। जिसे सुनकर शोभित अपने दांत पीसते हुए अदिति को पलट कर उसके ऊपर आकर अपने कपड़े खोलते हुए बोला, लो मैं करता हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ और अब मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, सो मुझे तो करना ही होगा। इतना कहकर शोभित अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए और अदिति को शॉर्ट्स को निकाल कर फेंक उसे पैरों से पकड़ अपने नज़दीक लाकर झुक कर अदिति के होठों पर चूमने लगा। अचानक शोभित के ऐसा करने पर अदिति की सारी नींदें गायब हो गई और वो बड़ी बड़ी आंखों से शोभित की तरफ देखने लगे। जब उसकी एक आंख निकल गई जिसका फायदा उठा शोभित उसे फ्रेंच किस करने लगा। शोभित काफ़ी रब था। इस डन अदिति के सवाल पर शोभित उसके कंधे पर बहुत जोर से बाइट करते हुए उसे अलग होकर बिस्तर पर बैठकर ब्लैंकेट खींच अदिति पर डाल पानी का बोतल उठा पानी पीने लगा। जिसे देखते हुए अदिति अपने सीने पर ब्लैंकेट को कवर करे बोली, आप मेरे साथ अमेरिका चलोगे। अचानक अदिति की यही बात को सुन शोभित के मुंह से पानी बाहर आते आते रुका और वो पानी निकाल कर अदिति की तरफ कन्फ्यूजन में देखते हुए बोला, क्यों, तुम तो जा रही हो अपनी टीम वालों के साथ, वहाँ मेरी क्या ज़रूरत है। जिसके जवाब में अदिति शोभित को देखते हुए बोली, क्योंकि आपको देखकर मुझसे एक्स्ट्रा जोश आ जाता है। ये सुनकर शोभित अदिति के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, फाइन बट इट्स नॉट डन, मैं चलूँगा लेकिन फ़िलहाल जो कर रहे हैं उस पर फोकस करो। इतना कहकर शोभित अदिति के ऊपर जाकर उसे फिर से किश करने लगा। इधर वर्षा विकल्प के कमर पर बैठे हुए थे जब अचानक वो विकल्प के ऊपर से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। जिसे देखकर विकल्प टॉवेल पहनते हुए जल्दी से वर्षा के पीछे आते हुए, वर्षा क्या हुआ तुम्हें। जब वर्षा दरवाजा विकल्प के मुंह पर बंद करते हुए, सैनिटरी पैड लेकर आओ, मेरे पीरियड आ गए हैं। जिसे सुन विकल्प अकवर्ड हो गया और वर्षा के लिए कंफर्टेबल ड्रेस और सैनिटरी नैपकिन ले जाकर उसे दरवाजा खटखटा कर देते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े। जिसे वर्षा हल्का सा दरवाजा खोल लेने के बाद दरवाजा बंद कर कुछ देर बाद फ्रेश होकर आई तो विकल्प ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और बिस्तर भी क्लीन कर दिया था। वर्षा चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठकर जब विकल्प उसके लिए वार्म बैग ला कर देते हुए बोला, ये लो पेट पर रख लो। जिसे लेकर वर्षा पेट पर रख विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, सीटी
यू आर यंगर देन मी। वर्षा की बात पर विकल्प कंफ्यूज होते हुए अब ये टॉपिक कहाँ से आ गया, जिस पर वर्षा अपनी आंखें रोल करते बोले क्या हम 5 दिन बाद हॉस्पिटल चले, मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी। जिसे सुन पर विकल्प वर्षा को अजीब जांचों से देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाप नहीं बन सकता। विकल्प के बाद सुन वर्षा उठकर बैठ उसे घूरते बोले स्वीटी क्या मैंने ऐसा कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते, मैंने कहा कि तुम उम्र में मुझसे छोटे हो। हाँ तो 1 साल की ही छोटा हूँ ना, तो क्या तुम मुझे टोंट करोगे। विकल्प ने वर्षा को घूरते हुए, जिस पर वर्षा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली हमें 2 साल के अंदर बेबी प्लानिंग करनी होगी क्योंकि इसके बाद मुझे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। वर्षा की बात पर विकल्प उसके साथ बैठते बोला जस्ट चिल यार, और कोई हमसे नहीं कह रहा है ऐसा कुछ करने के लिए। विकल्प की बात सुन वर्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली आई नो बट हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और कोई कहे चाहे ना कहे बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसे सुन विकल्प अपना सर हिला दिया और वर्षा के पेट पर हाथ रखकर उसके बगल में सोते हुए बोला फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है। यू आर नॉट ऑल सीरियस अबाउट दिस टॉपिक आर यू, वर्षा ने पूछा। जिसके जवाब में विकल्प अपनी एक आंख खोलकर वर्षा की तरफ देखने के बाद अपना सर तकिया से घुसाते हुए बोला नो आई एम नॉट सीरियस एट ऑल। जिसे सुनकर विकल्प वर्षा अपना सिर हिला दी और लाइट ऑफ करते हुए विकल्प को गले लगाकर सो गई। वहीं चित्रांग के बेडरूम में माही और चित्रांग अपने अपनी साइड सोए हुए थे जब चित्रांग को सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जिसे सुनकर चित्रांग की मुठ्ठियाँ आपस में कस लिया और वो करवट बदलकर माही के पीछे से गले लगाते हुए हर रोज़ क्यों रो रही हो माही, तुम्हारे रोने से वापस नहीं आ जाएगा, जा चुका है वो, खुद को हर्ट करना बंद करो। माही चित्रांग की बात सुनकर करवट बदलकर उसके सीने से लगाते हुए रोते हुए बोली मैं नहीं याद करना चाहती लेकिन वो जहन से नहीं जा रहा है। तुम्हें नहीं पता मैंने कितने सपने देख रखे थे, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, यहाँ तक कि हम अपने बच्चे को क्या बनाएंगे ये भी सोच रखा था मैंने। माही के आंसू को अपने शर्ट पर महसूस करते हुए चित्रांग एक गहरी सांस भर कर बोला मैं नहीं समझ सकता लेकिन प्लीज़ तुम हर पल इस बारे में सोचकर डिप्रेशन में जाना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जिसे सुनकर माही अपने आंसू साफ करते हुए चित्रांग के शर्ट को कसकर पकड़ उसकी तरफ देखने लगी तो चित्रांग माही के गाल पर हाथ रखते हुए बोला सो जाओ मैं यहीं हूँ। चित्रांग की बात सुन माही धीरे से बोली प्लीज़। माही की बात सुन चित्रांग अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला तुम फिजिकल कमज़ोर हो और इस टाइम पर यह करना सही नहीं होगा, तुम्हारी जिद के चलते मैं तुम्हारी तबीयत खराब नहीं करूँगा, इसलिए चुपचाप सो जाओ। ये कहते हुए चित्रांग माही को कसकर अपने सीने से लगा लिया तो माही चुपचाप अपनी आंखें बंद कर सो गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे और ऋतिक प्रकृति और बच्चे को लेकर मुंबई से बाय करते हुए गोवा के लिए निकल गया था। 2 हफ्ते बाद सुधांशु संग्रामी प्रोजेक्ट को अचीव करते हुए रूस में अपनी कंपनी का नाम रोशन करते हुए वापस आया था जो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थे। ध्रुवी को नीरू से उसके काम को फिर से कंटिन्यू करने के लिए कहा था जिस कारण ध्रुवी क्राइम ब्रांच में फिर से वकालत कर रही थी। धैर्य की तबीयत ठीक हो गई थी और उसे वापस घर भी लेकर आ गया था लेकिन गीतांजलि उससे मिलने नहीं आई थी। अथर्व और अक्षिता ने कोर्ट मैरिज कर लिया था क्योंकि अक्षत के एडमिशन के टाइम पर दोनों अच्छी फटकार मिली थी प्रिंसिपल से। दीपांजलि को एक प्यारा सा छोटा भाई हुआ था जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। रियो और आरोही टच में थे लेकिन उनके रास्ते अलग हो चुके थे और उन्होंने अभी भी नहीं बताया था अखिलेश जी को वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। मृत्युंजय अपने सारे दिक्कतों को अपने अंदर रखते हुए अपने 3 खिलौने एक प्रिंस और अपनी रानी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और इसी तरह कैसे 3 साल गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। मृत्युंजय की बस्ती वाली सारंग पब्लिक स्कूल मुंबई के टॉप 10 बिगेस्ट स्कूल में से एक था जहां पर मिडिल क्लास बच्चे से लेकर रिचेस्ट फैमिली के बच्चों का भी एजुकेशन दिया जा रहा था लेकिन एडमिशन की सिर्फ एक शर्त थी, बच्चों का टैलेंट विदाउट टैलेंट वहां पर किसी को भटकने भी नहीं दिया जा रहा था। जहां महक अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एक कोरियोग्राफर के तौर पर फर्स्ट रैंक पर आती थी वहीं वैशाली ने विप्लव के जीत करने पर मॉडलिंग चूज़ किया था। रिया अपने प्यार से बेटे अनुवेद भारद्वाज के साथ एंजॉय करती है और अनमोल को हर वक्त परेशान करता था जिस कारण अनमोल को कभी कभी लगता था कि न जाने विप्लव की खूबियाँ अनुवेद में कैसे आ गई। जहां इन तीनों सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव आ गए थे और कुछ रिश्तों मजबूत हुए थे तो मीरा और कशिश मुंबई छोड़कर वाशिंगटन जा चुके थे। विप्लव और हिमांशी का रिश्ता जो मीलों दूर था अब कुछ किलोमीटर दूर हो चुका था क्योंकि हिमांशी जब राजस्थान के गवर्नमेंट अस्पताल में लेक्चर के साथ एक नामी डॉक्टर बन चुकी थी लेकिन उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अभी भी जारी था। आज अव्यक्त का 5वां जन्मदिन था और 2 साल हो चुके थे उसे किंडरगार्टन जाते हुए। पूरे सारंग मेला में तहलका मचा हुआ था क्योंकि एकांश बचपन में जितना शांत था अब उतना ही अशांत हो चुका था। बात तो बिल्कुल नहीं करता था लेकिन उसकी हरकतें
मृत्युंजय को सिर दर्द लगती थी। विप्लव हाथों में बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स पकड़े अंदर आया। जब समृद्धि दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, चाचू। अपने अंश को देखा। समृद्धि के सवाल पर विप्लव बेचारे से मुंह बनाकर अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट बॉक्स दिखाते हुए बोला, मेरा बच्चा चाचू अभी बाहर से आया है ना, तो मुझे घर के बारे में क्या पता? जासूसी तो करते रहते हो, पता कैसे नहीं चलेगा? समृद्धि ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए जिसे देख विप्लव अपने दांत पीसते हुए जोर से बोला, वैशाली, अपनी इस बेटी को समझाओ, बहुत बोलती है। विप्लव की बात सुनकर समृद्धि उसके पैर पर लात मारते हुए भाग गई, जिसे घूर कर विप्लव देखने लगा। जब उसका फ़ोन बजा, उसने देखा उसे हिमांशी कॉल कर रही थी। वो जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से हिमांशी उसके हेलो पर बोली, हमारी शादी के लिए घर में कब तक बात करने वाले हो? हिमांशी के सवाल पर विप्लव कुछ कहता उससे पहले पीछे से मृत्युंजय आते हुए विप्लव से बोला, यहाँ पर बैठे किससे बतिया रहा है? मेरा बेटा कहाँ है? मृत्युंजय के सवाल पर विप्लव फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, और मुझे क्या पता आपका बेटा कहाँ है? उड़ता हुआ सफ़ेद चूहा वो कहीं भी चला जाता है, ना बोलता है ना कुछ, कहीं भी घुस जाता है, गूंगा कहीं का। विप्लव की बात पर मृत्युंजय उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, साले, मेरे बेटे को गूंगा कहता है? मृत्युंजय की बात पर विप्लव उसके हाथ में अपना लाया गिफ्ट बॉक्स रखते हुए बोला, ये अव्यक्त ने मंगाया था, अगर टूटा न तो आप पर भड़केगा, मेरी गलती नहीं है। जिसे पकड़ते हुए मृत्युंजय उसके हाथ से फ़ोन को अपने कान में लगा। हिमांशी से बोला, अपने माँ बाप से कहना बहुत जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक बार सोच लो, इस लंगूर से शादी करनी है फिर नहीं, किसी काम का नहीं है। इतना कहकर मृत्युंजय विप्लव के बट्स पर लात मारते हुए कमरे की तरफ चला गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, और ये कहानी आज यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।